Now students, let's start with another topic for this chapter is resistance. Now what is resistance? It is the obstruction offered to the flow of electrons. और इसका मेन रीजन क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है कि the free electrons randomly move here and there, randomly move within the conductor when applied across a potential difference या electric field, they begin to move towards the positive end of the conductor. ऐसा होता है, ठीक है। While moving towards the positive end, they collide with the cations. ये cations कैसे जन्म लेते हैं? Atoms lose electrons, become cations. Lose electron and become cation. The source of collision for electrons. तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का मेन सोर्स यही है. तो collide with the cations and this constitutes, बोल सकते हैं, this constitutes the resistance. अब जैसे कि मान लीजिए कि एक रेस हो रही है, एक रेस है और हर्डल रेस है, और ये मान लीजिए हमारा रनर है, एथलीट. आप सोचिए, अगर मैं इस हर्डल रेस की लेंथ को लंबा कर दूं तो इस एथलीट के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी. यस और नो? तो मुश्किलें रेजिस्टेंस है. तो जिस तरीके से हर्डल रेस की लेंथ बढ़ाई जाएगी तो भाई हर्डल भी तो बढ़ाए जाएंगे, तो लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. दूसरी बात, अगर मैं इस रेस को मोटा कर दूं, अभी तो जगह ही नहीं जाने की, अगर मैं रेस को मोटा कर दूं और आप भी से बोलूं कि देखो अगर तुम्हें जगह मिले तो तुम बिना हर्डल की जगह से कोने से निकलना अलाउड है. तो यानी कि अगर मैं रेस को मोटा कर दूं और फैला दूं हर्डल्स, और धावक यानी कि रनर को अलाउड है, अगर उसे मौका मिल रहा है किसी गैप से निकल जाने तो निकल सकता है. तो ऑब्वियसली ऐसा करने से यानी कि रेस का विड्थ बढ़ाने से उसके लिए आसानी बढ़ जाएगी या मुश्किलें कम हो जाएंगी. यानी कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. अब वैसे तो हमें दो ही फैक्टर्स होते हैं जिसकी बात करनी है यहाँ पर हमको, लेकिन एक और फैक्टर कर लेते हैं हम. अगर इसी रेस में हम आग लगा दें सारे हर्डल्स में, तो ऑब्वियसली रेजिस्टर एक धावक के लिए फिर रेस और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. यानी कि रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, और बाय एक्सपेरिमेंट्स पता लगाया गया है पावर 1 लीनियरली. अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे. पहले इन फैक्टर्स को ले आओ जरा, और कभी भूलो तो ये तरीका याद रखना रेस का. सो आर प्रोपोर्शनल टू एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. सो अब आगे बढ़ते हैं. तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ये क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसीलिए ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल की, इनहेरेंट प्रॉपर्टी. और ये वायर को काटने से, उसको मोटा करने से नहीं बदलता. ज्योमेट्रिकल पैरामीटर चेंज करने से रेजिस्टिविटी में चेंजेस नहीं आते. रेजिस्टिविटी केवल और केवल दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और एक तापमान, जो हम पहले देख चुके हैं. तो अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी न्यूमेरिकल्स करने में काम आएगा. अब हम बात करने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं.
स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस। मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है पर्टिकुलर लेंथ एल की, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, मान लीजिए ये डी है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस होती है रो एल बाय ए, और क्योंकि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है वायर के काटने लंबे पतले होने से इससे फर्क नहीं पड़ता। इसे फर्क पड़ता है किससे? एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम से। हम नीचे पे मोमबत्ती नहीं लगा रहे, ना मटेरियल चेंज कर रहे हैं, ना तापमान बढ़ा रहे हैं, ना मटेरियल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इस वायर को स्ट्रेच कर दिया। सपोज इस वायर को हमने 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2L। उसका एरिया कितना हो जाएगा ये हमको देखना है, क्योंकि वायर का वॉल्यूम अभी भी इंटैक्ट है। पहले और बाद में, इनिशियली और फाइनली वॉल्यूम सेम है, तो A1L1 इज इक्वल्स टू A2L2 के हिसाब से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि A1 बाई A2 इज L2 बाय L1, यानी कि फॉर वॉल्यूम टू बी सेम लेंथ और एरिया में इनवर्स रिलेशन है। तो जिस फैक्टर से लेंथ बढ़ाई जाएगी उसी फैक्टर से एरिया घटाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर लेंथ 2L की गई तो एरिया हो जाएगा A/2। अब इस चीज को हम यहां लेकर आते हैं। लेट लेंथ बी इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स। ठीक है, देन एरिया विल बी A डिवाइड बाई n। तो ऐसे में r डैश क्या हो जाएगा? रो NL, और ये A बाई n, यानी कि क्या हुआ? n स्क्वायर रो L बाई A। यानी कि हमारी जो नई रेजिस्टेंस आई है r डैश, वो पुरानी की स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो अब कोई मान लो क्वेश्चन करते हैं हम। सपोज हमारे पास कोई वायर है, उसकी रेजिस्टेंस 2 ohms है। इट इज स्ट्रेच्ड थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं r डैश 3 का स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 18 ohms। आ गया डायरेक्ट आंसर। तो हमें जरूरत नहीं है जबरदस्ती इसको पूरा सॉल्व करने की। आगे देखते हैं। मान लीजिए पर्सन मिले, जैसे नॉर्मली 12वीं क्लास में पर्सन में आता है क्वेश्चन, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब देखिए बड़ा सिंपल है। लेंथ पहले कितनी थी? L, अब कितनी हो गई? 1.1L। आई होप इतना तो आपको आता होगा। 10% का मतलब होता है 0.1 से बढ़ जाना। सिमिलरली पहले एरिया A था, अब एरिया कितना हो गया? A/1.1। यस और नो? जिस फैक्टर से आपने लेंथ को बढ़ाया उसी फैक्टर से आप एरिया घटा दीजिए। तो कितना आंसर आ गया आपका? r डैश इक्वल्स टू रो लेंथ हो जाएगी 1.1L, एरिया हो जाएगा डिवाइड बाय 1.1। इतने की जरूरत थी नहीं वैसे, वो वैसे ही 1.1 स्क्वायर आ जाएगा। ये लीजिए, तो r डैश आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर इंटू पुराना वाला r। 1.1 का स्क्वायर क्या था? 1.21। तो जब हमने बोला आपसे 10% बढ़ाया तो हमने बोला 1.1, तो अगर 1.21 देखोगे तो क्या बोलोगे? 21% इंक्रीज। यस और नो? तो बहुत सिंपल है ये, इसमें करना कुछ है नहीं ज़्यादा। दैट इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। और ध्यान रखना कि अगर आपको ऐसा बोला गया है कि वायर स्ट्रेच नहीं किया गया, स्ट्रेच वर्ड बहुत जरूरी है इन सवालों में। अगर स्ट्रेच वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने वायर मान लो सिंपली जोड़ दिए, 1 वायर 2 वायर और 3 वायर, तो फिर एरिया चेंज नहीं किया, ऐसे में आपसे प्रोपोर्शनल टू L करोगे। तो इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, इसमें मैं 2-3